हेलो स्टूडेंट, इस समय जैसे कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप पूरे देश में चल रहा है और उसकी वजह से ही यहाँ पर पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है। लॉकडाउन आवश्यक भी है क्योंकि अगर कोरोना जैसी बीमारी को हराना भी है तो इसके लिए हमें चैन तोड़ना पड़ेगी, लेकिन हम इसके लिए अपनी स्टडी बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो शायद यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो आना प्रारंभ भी हो जाएंगी। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम लोग यहाँ पर अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंटों के लिए कौटिल्य एकेडमी के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसके माध्यम से सभी टीचर अपने अपने टॉपिक को बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। इसमें सबसे पहले अपने इतिहास के अध्ययन के संबंध में बात करते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति को लेकर हमें विभिन्न भाषाओं में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से यदि बात करें तो इसमें भारत, ब्रिटेन या ग्रीक कह सकते हैं खास तौर से, तीसरा जर्मन शब्द। यहाँ पर इतिहास को लेकर अगर हम भारतीय भाषा में बात करें तो हमें ये अश धातु से निकला हुआ दिखाई देता है। अश जिसका अर्थ होता है यहाँ पर निश्चित रूप से हुआ, यहाँ पर अश धातु से निकला है। अश धातु, लिट लकार, बचपन में आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, यहाँ पर धातु शब्द पढ़े हो, जैसे उन्होंने कहा गम धातु होती है, यहाँ पर पठ धातु होती है, या आपने बचपन में संस्कृत में पढ़े होंगे। तो ये जो धातु है तो हमें अश धातु से निकला हुआ दिखाई देता है। अश धातु का लिट लकार और अन्य पुरुष और इसका एक वचन, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से हुआ, निश्चित रूप से हुआ, ये इसका अर्थ होता है। अब आप देख सकते हैं कि इतिहास को हम यहाँ पर अगर संस्कृत के आधार बात करें, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत हमारी देव भाषा है और यहाँ से उन भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, तो हम कहते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति हमारी अश धातु से मानी गई है। अश धातु का लिट लकार, अन्य पुरुष और एक वचन, ये इसका आधार था, जिसका जो अर्थ देखें तो अर्थ होता है निश्चित रूप से हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें थोड़ा सा ग्रीक में, ग्रीक भाषा, तो ग्रीक भाषा का यहां पर एक शब्द आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द आता है। हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है सामान्यतः बुनना। अब बुनना कैसे, तो ये इतिहास में कैसे आ गया बुनना, तो ये कहा गया है कि जितनी भी हमारी विगत घटनाएं घट चुकी हैं, जितनी भी हमारे पास में साक्ष्य हैं, उन सभी घटनाओं का, उन सभी साक्ष्यों को इस प्रकार से बुनना जिससे कि उसका सार गर्भित अर्थ निकल सके, इसलिए इसको कहा गया है बुनना। यहां पर तीसरा जो हमें दिखाई देता है, जर्मन भाषा की बात करें हम, जर्मन भाषा में यहां पर गैस्ची चटे ये शब्द है, ठीक, गैस्ची चटे, जिसका अर्थ होता है कि यहां पर विगत घटनाओं का बोधगम्य विवरण। बोधगम्य विवरण। अब विगत घटनाओं का बोधगम्य विवरण मतलब ये कि जितनी भी घटना घटित हो चुकी हैं उन सभी घटनाओं का इस प्रकार से अध्ययन करना कि एक सारगर्भित, या कह सकते हैं कि बोधगम्य या बोधगम्य की जो हम बात करते हैं, उन सभी चीज़ों का विवरण करना ही हमारा इतिहास है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति को मुख्य रूप से हमने 3 भाषाओं के आधार पर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। एक तो हम भारतीय इतिहास की बात करें, दूसरा ग्रीक इतिहास की बात करें और तीसरा जर्मन इतिहास की बात करें। अभी हमने इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये सामान्यतः जानने का प्रयास किया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास का महत्व क्या है, हमने इसको पढ़ने का भी प्रयास किया। इसके बाद में दूसरी बात आती है कि चलिए सर, हमने ये उत्पत्ति भी जान ली कहाँ से हुई, ये भी जान लिया कि इसका महत्व क्या है,
लेकिन तीसरा स्टेप ये आता है कि इतिहास के जानने के आधार क्या हैं, क्योंकि अगर हमें महत्व भी पता चल गया, हमें उत्पत्ति भी पता चल जाती है, सारी चीज, तो एक जिज्ञासा जागृत होती है कि आखिर इतिहास को जाने कैसे हम। इतिहास जानने के हमें विभिन्न स्रोत हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर पुरातात्विक अवशेष, दूसरा साहित्यिक अवशेष, साहित्यिक। एक हो गया पुरातात्विक अवशेष इतिहास जानने के स्रोतों में, और दूसरा है साहित्यिक। यहां पर पुरातात्विक जो अवशेष के रूप में हम देखें तो हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलते हैं। अब विभिन्न रूपों में देखें तो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है अभिलेख, स्मारक, मुद्रा, बर्तन एवं आभूषण। यहां पर ये देखा आपने पुरातात्विक जो अवशेष है, तो हमें जैसे अभिलेख मिले, अशोक के अभिलेख होते हैं, तो हमें जो अभिलेख मिलते हैं उनके माध्यम से इतिहास की, भाई उस समय के राजाओं ने क्या किया और उस समय के राजाओं के द्वारा क्या किया गया है, क्या लिखवाया गया, इससे अभिलेखों से ज्ञात होता है। स्मारक, जो भी बिल्डिंगें बनाई जाती थी, उन बिल्डिंगों के आधार पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार की चीज़ों बनाते थे, क्या करते थे, ये स्मारकों से पता चलता है। किन राजाओं के द्वारा किस प्रकार की मुद्राएं चलाई जाती थी, किन के द्वारा यहाँ पर सोने की मुद्राएं चलाई गई हैं, तो सोने की मुद्राएं जिनके यहाँ पर सबसे ज़्यादा चली, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर किन राजाओं ने मिलावटी मुद्राओं का उपयोग किया, तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो ये मुद्राओं से पता चलता है। उनके यहाँ पर किस प्रकार के बर्तन बनते थे, किस प्रकार के आभूषण बनते थे, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर जब हम साहित्यिक स्रोतों के आधार पर बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक धार्मिक और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक साहित्य में देखें तो यहां पर सबसे पहले हमें दिखाई देता है, खास तौर से अगर भारतीय इतिहास में बात करें तो ब्राह्मण, दूसरा देखने को मिलते हैं बौद्ध और जैन। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में देखें तो हमें विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जैसे यहां पर काल्पनिक, साहित्य, जीवन चरित्र आदि। दूसरा विदेशी, इन स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब इन स्रोतों के माध्यम से हमने इतिहास को जानने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे जो विदेशी इतिहासकार हैं, बहुत सारे जो भारतीय इतिहासकार भी हैं, वो हमारे इतिहास पद्धति को, जो प्राचीन पद्धति है, उस पद्धति को भी पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। यहाँ पर सामान्यतः जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जिनके साक्ष्य हैं, जिनके स्रोत हमें पर्याप्त रूप से प्राप्त होते हैं, वही सिर्फ इतिहास है। इसके अलावा जितने भी हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं, चाहे धार्मिक साहित्य हो, कोई भी साहित्य हो, वो साहित्यिक ग्रंथ इतिहास की श्रेणी में नहीं आते। इस पर हमारे जो कुछ विदेशी इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने हमारी रामायण महाभारत को भी इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा है। अब इतिहास की श्रेणी में ना रखने के पीछे उनका जो आधार था कि इतिहास की वास्तविक परिभाषा देखा है तो निश्चित रूप से घटित हुई ये परिभाषा है। यहाँ पर जितने भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों का तथ्यात्मक विवरण करना
ही हमारा इतिहास है। तो उस समय पर हमारे रामायण और महाभारत का भी विशेष रूप से ना तो तथ्यात्मक कोई आधार था, ना चीज़ें थीं, जिसके कारण उन्होंने इस चीज़ को नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ इतिहासकारों की बात करें या धार्मिक जो लोग थे उनके आधार बात करें तो उनका कहना था कि नहीं भाई, हमारी रामायण भी हुई है, हमारी महाभारत भी हुई है, तो रामायण और महाभारत भी हमारी इसी श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि हम उनको मानते हैं और ये सत्य रूप से घटित हुई घटनाएं हैं। और रही बात जहाँ तक कि पर्याप्त रूप से अवशेष प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो पर्याप्त रूप से अवशेष प्राप्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम उनको खोज नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज़ के हमें अवशेष प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे इतिहास की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि इतिहास जानने का स्रोत सिर्फ पुरातात्विक आधार भी नहीं होता है। इतिहास जानने का स्रोत हमारा श्रुति भी होती है। श्रुति का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जब हम सुनकर यहाँ पर ज्ञान पहुँचाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो भी हमारे ज्ञान का एक आधार होता है। जैसे अगर कोई घटना घटित हुई और वो घटना घटित होने के बाद में अगर हम कहें कि हमने उस घटना को देखा और दूसरा व्यक्ति कहे कि भाई अगर आपने उस घटना को घटित होते हुए देखा तो आप उसको सिद्ध कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हमने जंगल में मोर नाचते हुए देखा और हम बताएं कि भाई हमने आज जंगल में मोर नाचते हुए देखा, सामने वाला व्यक्ति कहे कि ठीक है, अगर आपने जंगल में मोर नाचते हुए देखा तो आप सिद्ध करिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आपको वो चीज़ का प्रूफ ना दे पाएं तो ऐसी स्थिति में वो घटना घटित नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में वो सत्य नहीं रह गया है। तो जो भारतीय धार्मिक लोग थे उनका कहना था कि नहीं, हमारे इतिहास में हमें रामायण भी देखने को मिलती है, हमें महाभारत भी देखने को मिलती है। जब इस प्रकार की यहाँ पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने लगी तो फिर हमने यहाँ पर इसको भी दो भागों में बांटने का प्रयास किया। अब जब इसको दो भागों में बांटने का प्रयास किया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक मानते हैं कि भाई जो घटना घटित हो चुकी है, जिनके हमें अवशेष हैं, जिनके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं, उसको तो हम इतिहास मानेंगे। और जिनका हमें पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो रहा है या जिनके अवशेष प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनको यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो काल्पनिक घटनाएं हैं। यहाँ पर चूंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनकर वो चीज़ें आई हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मानना चाहिए कि वो घटना घटित हुई हैं लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो उनको हमने ऐसी घटनाओं को हमने माइथोलॉजी यहाँ पर या धार्मिक ग्रंथों के रूप में उनको समाहित किया है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि एक वो घटनाक्रम जिनके हमें पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं, एक वो घटनाक्रम जिनके हमें सिर्फ सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यहाँ पर ज्ञान का विस्तार हुआ है, एक वो घटनाक्रम जिनको हमने काल्पनिक ग्रंथ की संज्ञा तो नहीं दी लेकिन हाँ, उनको धार्मिक ग्रंथ कहकर हमने संबोधित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे रामायण महाभारत हैं वो धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन हाँ, ये नहीं कहते कि काल्पनिक ग्रंथ हैं। दूसरा, वहीं पर हमारे चाहे अर्थशास्त्र की बात करें, चाहे हम राजतरंगिणी की बात करें, चाहे हर चरित्र की बात करें, ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हम ऐतिहासिक ग्रंथों में यहाँ पर समाहित करते हैं। इस प्रकार से आपने जाना कि हमारे इतिहास के जानने के स्रोत किस रूप में सामने आए। यहाँ पर एक समानता स्रोत के रूप में हम देखते हैं कि ये इस प्रकार के स्रोत हैं। दूसरा, हमने ये कि जिन ग्रंथों के हमें यहाँ पर ये पर्याप्त रूप से साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उन ग्रंथों को हमने एक धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में दे के रखा हुआ है। ये हो गया हमारे इतिहास जानने के स्रोत के आधार पर बात करें। अब तीसरा जो कंडीशन बनती है कि आखिर हमारे इतिहास को यहाँ पर सामान्यतः इतिहासकारों ने तीन भागों में फिर से बांटने का प्रयास किया है। अब तीन भागों में बांटने का प्रयास किया किस आधार पर कि जिस प्रकार से हमें साहित्यिक स्रोतों के आधार पर देखें, चाहे हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर देखें, जैसे हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ही हमने इतिहास को सामान्यतः फिर से तीन भागों में बांटा है। अब जो तीन भागों में फिर से बांटा है, पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। यहां पर तीन भागों में हमने इतिहास को बांटा। प्राक ऐतिहासिक काल
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये 3 भाग हैं, इन 3 भागों को बांटने के पीछे जो मुख्य आधार रहा है कि जैसे हमें साक्ष्य उपलब्ध हुए, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने इनको बांटा, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसके संबंध में हमें यहाँ पर सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों के बारे में ही, पुरातात्विक अवशेषों से ही जिनकी जानकारी प्राप्त होती है। सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों से जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उस काल के लोगों को लिपि की जानकारी नहीं थी। अब उस काल के लोगों को लिपि की जानकारी थी नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें उनके यहाँ पर लिखित रूप से साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। तो ऐसा काल, जिस काल की जानकारी के लिए हम पूरी तरह से पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर हों, ऐसे काल को कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल। ऐसे काल का जो एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि हमें यहाँ पर दिखाई देता है सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पुरापाषाण काल, पाषाण काल, ऐसा काल। दूसरा, हमें यहां पर इतिहास की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल तो ऐसा काल जिस काल की जानकारी के लिए हम मुख्य रूप से यहां पर पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर हैं, लेकिन इस काल के लोगों को लिपि की जानकारी तो थी, लेकिन हम यहां पर उनकी लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण इस काल को इतिहासकारों ने आद्य ऐतिहासिक काल रखा है। अर्थात ऐसा काल जिस काल की जानकारी के लिए हम आज भी पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर हैं, लेकिन उस काल के लोगों को लिपि की जानकारी थी, हम उस लिपि को पढ़ नहीं सके। ऐसे काल को कहा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐसे काल का बहुत अच्छा जो उदाहरण है वो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, ये हो गया दूसरा। यहां पर जनरली आप देखना कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस भाग का उदाहरण है, या हड़प्पा सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल। इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं कि ऑप्शंस दिए जाते हैं। तीसरा काल ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसकी जानकारी के लिए हम मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर हैं। उस काल के जानकारी के लिए हम मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर हैं, लेकिन उस काल के हमें पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अब पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं तो पुरातात्विक अवशेषों से भी जानकारी मिलती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुख्य हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस काल के साहित्य हमें प्राप्त हैं और उस काल की लिपि को हम पढ़ने में सफल हो चुके हैं। तो उस काल की जानकारी के लिए मुख्य रूप से हम साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पुरातात्विक अवशेषों भी हमारे इतिहास की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। ऐसा काल की जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहते हैं गुप्त काल, मौर्य काल, आदि। अब इसमें मौर्य काल सामान्यतः पहले आता है, गुप्त काल बाद में आता है, लेकिन बोलने में हो गया कि भाई मौर्य काल, गुप्त काल, तो आप देख सकते हैं तो गुप्त काल, मौर्य काल, ये हमारे एग्जाम्पल के रूप में सामने आते हैं। ये हो गया हमारी बात कि भाई अब जो हमारा इतिहास है, तो इतिहास को हमने सामान्यतः जो स्रोत हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं, उन इतिहास जानने के स्रोतों के आधार पर इसे सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सामने देखने में ऐसा लगता है कि सर ये 3 भाग हैं, 3 चीज़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप बनता है इतिहास में कि भाई हमने इतिहास को देख लिया कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहास में हमने देखा कि उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। तीसरा ये हो गया कि इतिहास का महत्व भी हो गया, अर्थ भी हो गया, तो इतिहास को जानना कैसे चाहिए, तो स्रोत भी हो गए। नेक्स्ट जो हमारा था कि स्रोत के आधार पर हम अब इतिहास को सामान्यतः फिर से 3 भागों में बांट दिए हैं। ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भारतीय इतिहास। चूंकि अपने कंपटीशन एग्जाम में हमारा भारतीय इतिहास ही रखा गया है, विश्व इतिहास को सामान्य अध्ययन की दृष्टि से नहीं रखा गया, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास को लेकर। भारतीय इतिहास आपने देखा होगा कि इसको सामान्यतः फिर से हमने 3 भाग में बांटने का प्रयास किया। प्राचीन,
मध्य और आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो दिमाग में एक बात आती है कि हमने इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा? हमें इतिहास को 3 भागों में बांटने की आवश्यकता क्या थी? सामान्यतः हम इतिहास तो पढ़ ही रहते हैं, हम शुरू से लेकर एंड तक तो वही इतिहास पढ़ते हैं, और जब शुरू से लेकर एंड तक इतिहास पढ़ते हैं तो चाहे हम मध्य पढ़ लें, चाहे प्राचीन पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आवश्यकता क्या है 3 भागों में बांटने की? लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो 3 भागों में बांटने के पीछे जो मुख्य आधार रहा है, ये आधार था सिर्फ अध्ययन को सरल करना। अगर अध्ययन करना है तो उसको कितना और सरल बनाया जाए, उसको सरल बनाने की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा है। अब सरल बनाने की दृष्टि से कैसे? तो हम देखें कि हमारा जो माइंड होता है ना, ये हमारा जो दिमाग होता है, दिमाग को पढ़ना है अगर किसी चीज़ को, और पढ़ने के बाद में उसको याद करना है, तो हम सामान्यतः ये देखते हैं कि कितनी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हमें हर जगह पर देखने को मिल रही हैं। अगर कॉमन चीज़ें हर जगह देखने को मिलती हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले फाइंड आउट करता है कि ये कॉमन चीज़ों को अलग निकाल लिया जाए, और कॉमन चीज़ों को अलग निकालने के बाद में यहाँ पर जो बचे हुए जो शेष भाग हैं उनको हम याद करें, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें याद करने में बड़ी सरलता प्राप्त होती है, बहुत सरलता मिलती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने सामान्यतः 3 भागों में बांटा। तो अब बांटने के पीछे आधार क्या होना चाहिए? बहुत सारे आधारों की बात की, तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आधार ये निकल के सामने आया कि हमारे राजाओं के द्वारा जिस प्रकार से शासन किया गया है, हमारे देश में जिस प्रकार से लोगों ने शासन किया है, उसके आधार पर हम इतिहास को बांटेंगे। अब जिस प्रकार से शासन किया उसके आधार पर इतिहास को बांटना है, तो हम देखते हैं कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जहां सिर्फ भारतीय राजाओं ने ही शासन किया, या कह सकते हैं हिंदू राजाओं ने ही शासन किया है। एक भाग ऐसा है जहां सिर्फ मुस्लिम राजाओं के द्वारा ही शासन किया गया है, और एक भाग ऐसा है जहां पर क्षेत्रीय शासन व्यवस्था और प्लस अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन किया गया है। तो ये 3 लोगों के द्वारा भारत में मुख्य रूप से शासन किया गया है। एक भारतीय राजा है, दूसरा हमारे मुस्लिम राजाओं के द्वारा, और तीसरा क्षेत्रीय शक्तियां प्लस अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया है। तो अब इन 3 आधारों बांटने के पीछे रीजन एक बहुत बड़ा ये होता है कि यहां पर हिंदू राजाओं के द्वारा शासन किया गया एक लंबे पीरियड तक। हिंदू राजाओं के द्वारा शासन किया गया, चाहे मौर्य काल की बात कहें, चाहे गुप्त काल की बात कहें, चाहे वर्धन वंश की बात कहें, चालुक्य वंश की बात, किसी की बात, लेकिन बहुत सारी चीजें यहां पर कॉमन होंगी। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। अगर हमारी संस्कृति एक है, सभ्यता एक जैसी है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा, चाहे गुप्त बैठे चाहे मौर्य बैठे, बहुत सारी व्यवस्थाएं तो हमें यथावत देखने को ही मिलेंगी। जैसे अगर आप उठा के देखें तो यहां पर हम उत्तर वैदिक काल से भी यदि बात करें, तो उत्तर वैदिक काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक की बात करें, चालुक्य राजाओं के टाइम पीरियड की भी बात करें, तो हमें देखने को मिलता है कि इन राजाओं के द्वारा जो किसानों से टैक्स लिया गया है, वो टैक्स लिया गया है उनके कुल उत्पादन का सामान्यतः 1/4 से 1/6वां हिस्सा तक। आप मौर्य काल में बात करेंगे कि अशोक के द्वारा यहां पर किसानों से कितना कर की वसूली की गई, तो सामान्यतः 1/4 से 1/6वां हिस्सा। समुद्रगुप्त के द्वारा कितनी की गई, 1/4 से 1/6वां हिस्सा, और हर्षवर्धन के द्वारा कितनी की गई, तो 1/4 से 1/6वां हिस्सा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने 3 काल की समानता बात की, मौर्य काल, गुप्त काल और हर्षवर्धन काल। तो इन राजाओं ने सामान्यतः किसानों से उतना ही कर लिया है। तो एक दिमाग में बैठ जाती बात कि भाई इतना ही कर लिया है, तो दिमाग में है कि भाई सामान्यतः कोई भी क्वेश्चन कुछ भी बने, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का बने चाहे विक्रमादित्य का बने, लेकिन दिमाग में होगा कि 1/4 हिस्सा ही यहाँ पर कर के रूप में प्राप्त किया है। और कर को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किसानों से लिया जाने वाला जो कर था उसे भाग कर कहा गया है। मौर्य काल में जो कर लिया जाता था किसानों से, उसे भी भाग कर कहते थे। गुप्त काल में जो किसानों से कर लिया जाता था वो भी भाग कर के रूप में जाना जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर भले वंश बदले, लेकिन शब्दावली लगभग सामान्य रही है। अब देख सकते हैं कि कितना अध्ययन करने में हमें सरल हो गया कि हमने एक पोर्शन निकाल दिया कि किसानों से इतना लिया गया और इतना कर लिया गया, इसको सामान्यतः ये कहते थे। उसी प्रकार से उस काल में यहाँ पर जो सरकारी भूमि होती थी, राजकीय जो भूमि होती थी, तो मौर्य काल में भी राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा गया है।
यहां पर उत्तर वैदिक काल में भी आते हैं तो राजकीय भूमि को सीता भूमि ही कहा गया। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर शब्दावली भी परिवर्तित नहीं हो पा रही है, तो शब्दावली भी बहुत कुछ परिवर्तित नहीं हो रही है। यहां पर कर की स्थिति भी यथावत बनी हुई दिखाई दे रही है। तो हम जब याद करेंगे तो हमें ये पोर्शन एक अलग दिखाई देगा जो कि कॉमन है, और उसको हम अध्ययन की दृष्टि से बड़े सहूलियत के आधार पर उसको अलग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से मध्यकाल में बात करें तो मध्यकाल में जब हम भूमि कर की बात करते किसानों से, तो सामान्यतः राजाओं के द्वारा 1/3 हिस्सा लिया गया है। सामान्यतः 1/3 हिस्सा, और यहां पर सामान्यतः 1/3 हिस्सा लिया गया है। और वहां पर हम जो टैक्स की बात करते हैं तो यहां पर जजिया, जकात, खम्स और खिराज, तो यहां पर खिराज के रूप में देखते हैं कि खिराज यहां पर जनता से वसूल किया जाता था, हिंदुओं से और मुसलमानों से खम्स लिया जाता था। लेकिन यहां पर चाहे आप बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में बात करें, चाहे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बात करें, चाहे अकबर के समय पर बात करें, सामान्यतः कर तो यही थे, इसी नाम से ही जाने जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भले अपने यहाँ पर 1/2 हिस्सा लिया है, लेकिन अगर कॉमन बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के अलावा जितने भी कॉमन मुस्लिम राजा हुए सामान्यतः 1/3 हिस्सा ही लेते थे। उनके समय की, मुस्लिम राजाओं के समय की सरकारी भूमि को सामान्यतः खालसा भूमि ही कहा गया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इल्तुतमिश के शासनकाल में यहाँ पर राजकीय भूमि को क्या कहा गया? खालसा भूमि। औरंगजेब के शासनकाल में क्या कहा गया? खालसा भूमि। तो आप देख सकते हैं कि चाहे हम इल्तुतमिश की बात करें, वहां से लेकर हम बात करते हैं औरंगजेब के टाइम पीरियड में, इस समय तक सरकारी भूमि के लिए एक ही शब्द का उपयोग किया गया है, खालसा भूमि। तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए अध्ययन करना कितना सरल हो गया, क्योंकि अगर अलग अलग हम क्वेश्चन बात करें कि भाई अशोक के समय पर क्या कहा गया, अकबर के समय पर यहाँ पर राजकीय भूमि के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया, और हम सभी जगह पर रटने बैठेंगे तो शायद अध्ययन करना हमारे लिए इतना सरल नहीं होगा। इसीलिए हमने सामान्यतः इतिहास को यहाँ पर 3 भागों में इसलिए बांटा कि अध्ययन की दृष्टि से हमें थोड़ा सा सहूलियत प्राप्त हो, थोड़ी सी हमें सरलता मिले। अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया इतिहास को हमने 3 भागों में क्यों बांटा। हमने मान लिया कि हमारी सहूलियत के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। तो यहाँ पर जो 3 भागों में बांटा गया है वो कब से कब तक बांटा गया है, तो कब से कब तक बांटा गया, तो इस चीज को लेकर भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि सभी इतिहासकारों ने अपने अपने आधार पर बात करने की प्रयास किया है। ये नहीं कह सकते कि एक थंब रूल है। थंब रूल का मतलब ये कि भाई अगर हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया कि ये है और ये थंब रूल है, तो नहीं, क्योंकि सभी इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से बातें की हैं। जैसे अगर हम बात करें भारतीय इतिहास को लेकर, तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये सामान्यतः हमने 3 भागों में बांटा। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल वैसे तो देखें तो इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, और अतीत की घटनाओं क्रमबद्ध अध्ययन जितना भी घटित हो चुका है ये सब हमारा इतिहास है। लेकिन अब हम थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार भी यदि हम बात करें तो सिलेबस के अनुसार हम देखें तो हमारे इतिहास को भी यहाँ पर सामान्यतः हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से यदि हम बात करेंगे तो लगभग हम बात करते हैं 2300 BC से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। मध्यकाल की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 1707 AD तक, और आधुनिक काल की बात करें तो 1707 से लेकर हम मानते हैं 1947 तक ईस्वी तक। यानी आप यहां पर देखें कि प्राचीन काल 2300 BC से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक,
मध्यकाल 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1947 तक यहाँ पर हमने समानता माना है। 2300 BC से लेकर यहाँ पर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक, 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हमने इसको समानता प्राचीन काल माना है। मध्यकाल 7वीं शताब्दी ईस्वी से 1707 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1947 ईस्वी तक समानता माना है। अब यहाँ पर इतिहासकार मानते हैं कि भाई अलग अलग इतिहासकार, जैसे चलिए प्राचीन काल में भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी रहेगी आपकी, मध्यकाल में भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी रहेगी आपकी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1707 तक यहाँ पर हमारा आधुनिक काल नहीं होता है, क्योंकि आधुनिक काल 1707 मतलब कि भाई यहाँ से मुगलों का शासन समाप्त हो गया। तो कहते हैं मुगलों का शासन समाप्त हो गया है, तो मुगलों का शासन समाप्त तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसके बाद में तो उत्तरवर्ती मुगल के चले हमारे यहाँ। यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हमें यहाँ पर 1707 की जगह पर हमें 1858 लेना चाहिए। 1858 क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बहादुर शाह जफर सत्ता से पदच्युत किए जाते हैं, हटाए जाते हैं, उसके साथ ही मध्यकाल समाप्त होता है। लेकिन अभी हमने फिर से वही बात की है कि हमने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही थी, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी, उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर इतिहास को बांटने का प्रयास किया है। अब उसको हम यहाँ पर धर्म के आधार पर जोड़ें तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, हम अंग्रेजों की शासन व्यवस्था और क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तार से हम इसको रखेंगे, इसीलिए हमारा जो इतिहास होना चाहिए आधुनिक काल, वो होना चाहिए यहाँ पर 1757 अर्थात प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद से बंगाल में यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तब से हम कह सकते हैं कि मध्यकाल खत्म हो गया। लेकिन फिर से हम वही बात करें कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का यहाँ पर बंगाल में प्रभुत्व हुआ, लेकिन भारत में जो शक्तियाँ थीं अभी भी स्थापित थीं। मराठे अभी भी ताकतवर थे, बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियाँ ताकतवर थीं। तो हम इस आधार पर नहीं कह सकते कि 1757 प्लासी के युद्ध के साथ ही ये हो गया। इस आधार पर हमें सिर्फ सिंपल सी चीज़ दिखाई देती है कि मध्यकाल यानी जो मुगलों का जो स्वर्ण युग था वो औरंगजेब के काल तक था, और मुगलों का स्वर्ण युग अगर औरंगजेब के काल तक था तो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां स्थापित हो जाती हैं। और जो क्षेत्रीय शक्तियां ताकतवर हो जाती हैं तो यहाँ पर मुगल एक छोटे से राज्य के रूप में शासन करते हैं या फिर इन क्षेत्रीय शक्तियों की सहायता से शासन करते हैं। और आगे जाकर तो हम दिखाई देता है कि यहाँ पर अंग्रेजों के पेंशन याफ्ता के रूप में काम करते हैं। और जब अंग्रेजों के पेंशन याफ्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो फिर हम कैसे मान लें कि अंग्रेजों के शासन यानी टाइम पीरियड में मुगलों का शासन रहा है। यहाँ पर इस आधार पर इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, हम तब मानेंगे जब यहाँ पर देखा गया है कि भाई जैसे ही औरंगजेब मरा तो औरंगजेब के मरने के साथ ही यहाँ पर मध्यकाल भी समाप्त हो जाता है। तो इस आधार पर हमने इतिहास को देखा कि 3 भागों में बांटा, और यहाँ पर 3 भागों में तो बांट लिया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन एक बात फिर से आती है कि क्या 1947 के बाद का इतिहास खत्म हो गया है? क्या 1947 के बाद इतिहास नहीं रहा है? जबकि हमने परिभाषा पढ़ी थी कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, तो क्या अतीत 1947 तक ही था क्या? तो एक इतिहासकार फिर से इसको कहते हैं कि नहीं, 1947 के बाद का जो इतिहास है इसको हम फिर से एक नया नाम देते हैं, समकालीन इतिहास। समकालीन इतिहास सामान्यतः हम मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक चल रहा है, और 1947 से लेकर आज तक चल रहा है तो हम कह रहे हैं समकालीन इतिहास। समकालीन का मतलब होता है हमारे समय का इतिहास। हमारे समय मतलब कि 1947 के बाद जिस प्रकार से हमारे देश में यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू हुई, जिस प्रकार से हमारे देश में लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं लागू हुई, वो 1947 के बाद यहाँ पर जिस प्रकार से लागू की गई आज तक उसी प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसके कारण इसे कहा जाता है समकालीन इतिहास।